Hello everyone, I welcome you all in this class of physics. So today we are going to discuss a very wonderful chapter, a very wonderful concept of the chapter, that is force and laws of motion of 9th standard. तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर को, जो फिजिक्स है, उसको इतना ज़्यादा टफ मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है फिजिक्स को ना समझने का। एक बारी अगर आपने फिजिक्स को अपने रियल लाइफ से रिलेट कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट को आप ये समझ पाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट आपकी रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो जर्नी रहेगा हमारा, ये पूरे जो चैप्टर को लेकर जो भी हमारी जर्नी रहेगी, हमारा फोकस इसी पे बेस्ड रहेगा कि इसको हम लोग यूज कैसे करें, इंप्लीमेंट कैसे करें। हमारा मेन फोकस इंप्लीमेंटेशन पे रहेगा कि फिजिक्स को सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना, समझना, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमारे लिए यूजफुल ये भी है कि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत बड़े बड़े चैप्टर में, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। और बेसिक जो है ऑब्वियसली हमेशा कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट का क्या होता है, इनिशिएटिव होता है। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो ऑब्वियसली कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो बड़ा कॉन्सेप्ट वो इसलिए होता है कि उसमें फंडामेंटल्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो सारे फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ी चीज बड़ी नहीं रहेगी, एक्चुअली बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसीलिए जो लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही एक ही रीजन होता है कि वो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो ओके, हम लोग इस जर्नी को इसी पे हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। इसी पे हमारा फोकस रहेगा कि हम अपनी इस जर्नी को कैसे बहुत ईजी बनाएं और कैसे हम लोग उसको रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलें। और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स यहाँ पे मैं उसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपकी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन है, उससे मैं उसको रिलेट करके कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपकी रियल लाइफ में वो रिलेट करता है और वो कॉन्सेप्ट आपकी रियल लाइफ के एक्शन को कैसे एक्सप्लेन करता है और कैसे आपके लिए वो कॉन्सेप्ट यूजफुल है। तो ऑब्वियसली हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा चैप्टर है, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अगर हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा, ऑब्वियसली जो चैप्टर का नाम है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोर्स। तो फोर्स से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर में हम लोग देखें, जो हमारा लास्ट चैप्टर है 9th स्टैंडर्ड का, जो पिछला वाला चैप्टर है दैट इज मोशन, उसको हम लोग एक बार दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे कि मोशन एक्चुअली होता कैसे है। जब भी हम लोग कहीं पे मोशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उससे हमारे माइंड में क्या इमेज बनना चाहिए। ऑब्वियसली अगर माइंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी वर्ड्स को लेकर अगर हमारे माइंड में इमेज नहीं बन रहा है, हम लोग उस सेंटेंस का एक इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया। कोई भी टर्म हो, कोई भी चीज है, अगर उसका हम लोग इमेज बना पा रहे हैं अपने माइंड में, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब हमें समझ में आया। ठीक है, आप अपनी रियल लाइफ में इसको फील कर सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर किसी ने बोला, अगर आपको उसका मतलब, उसका इमेज आपके माइंड में नहीं बना, तो इसका मतलब वो वर्ड आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। बट अगर आपने उसको इमेज के फॉर्म में क्रिएट कर लिया तो वो वर्ड, वो सेंटेंस आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो इसलिए मैं इसको, जो चैप्टर है, इसको हम लोग इमेज के फॉर्म में स्टार्ट कर रहे हैं। इमेज और वीडियोज के फॉर्म में हम लोग इमेज एंड जो आपका कंप्लीट विजुअलाइजेशन है, उस पर हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अगर ये ऑब्जेक्ट, जो बाइसिकल है, स्टेशनरी कंडीशन में, अभी ये क्या है, ये बाइसिकल जो है एक्चुअल में स्टेशनरी कंडीशन में है। तो अगर ये स्टेशनरी कंडीशन में है बाइसिकल, तो ऑब्वियसली अगर इसको हमें मूव कराना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पैडलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे टर्म में अगर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जो आपका यहाँ पे पैर है उससे आप क्या करोगे, पैडल पे फोर्स लगाओगे, जिसकी वजह से ये बाइसिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मोशन मीन्स क्या है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोशन मतलब क्या है, ये अभी ये इसका स्टेट ये है और थोड़े टाइम के बाद इसका स्टेट क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन, एक्चुअली चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे अभी आपका लेटर सपोज कि 9 o'clock ऑब्जेक्ट यहां पे है एंड अगले 1 मिनट में ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, तो उस 1 मिनट में 60 सेकंड में उसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और वो ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा, ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्वियसली फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि फोर्स का मतलब क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले जो पिछला चैप्टर है उसको हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मोशन का मतलब क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फुटबॉल है, ऑब्वियसली अगर मैं फुटबॉल को हमें मूव कराना है तो कोई भी आराम से बोल सकता है कि अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, किक करेंगे। ठीक है, फुटबॉल को अगर हम लोग किक करते हैं अपने पैरों से तो ऑब्वियसली दैट विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे दैट ऑब्जेक्ट दैट फुटबॉल विल मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट मीन्स once we kick that football goes in that direction, in the direction where we have applied the force. And obviously अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो पर्सन है इसको जो पैराम्बुलेटर है, काइंड ऑफ पैराम्बुलेटर है, इसको क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मोशन का मतलब आपको मैं बता दिया, चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पे वही चीज हो रहा है। नेक्स्ट केस में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, पुलिंग कर रहा है। ये जो बच्चा है यहाँ पे जो बकेट है इसमें व्हील्स लगी हुई, इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो पुलिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज होता जाएगा। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। ओके, सो आई होप यहां तक आपको ये सारे विजुअल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा आपको ये जो कंप्लीट विजुअल है, ऐसा तो मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा कि इस टाइप का कहीं पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते। ये सारा चीज आपके लिए इसीलिए है कि आप इन सारी चीजों को अपने माइंड में समझ पाए, एक आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को ऐसा ना माने कि ये बहुत ज्यादा टफ है, इसको आप ये माने कि ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली इसे खाना होता है, खाना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग अलग अलग फॉर्म में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, खाना को खाते हैं और उसी से हमें एनर्जी मिलती है, सारे हमारा बॉडी का फंक्शनिंग होता है। तो ऑब्वियसली ये उसी तरीके से आपके लिए आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो एक बार जब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ हो जाती हैं तो बहुत इजी हो जाता है समझना। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जैसे ये यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं ये जो बच्चा है इसके अकॉर्डिंग देखूं, दैट इज इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। और ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां से आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट तो आ रहा होगा, आपके माइंड में एक थोड़ा सा इमेज बन रहा होगा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना चाहता हूं, इन दैट केस वी हैव टू ईदर पुश और पुल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अभी के स्टैंडर्ड में, अभी के लिए, आपके लिए अभी 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एनी एक्सटर्नल पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग ये जानते हैं, बट लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को, फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा और वहां से हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। बट अभी के लिए आपके माइंड में एक तो कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें चेंज कराना है, मूव कराना है, इन दैट केस ईदर वी हैव टू पुश और पुल, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसा कि काफी फनी चीज है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, बालों को पकड़ के खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। जब झगड़े कर रहे होते हैं, छोटे स्टेज में छोटे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या कर रहे होते हैं, खींचते हैं। इन दैट केस दे आर अप्लाइंग फोर्स
ऑन ईच अदर। यहाँ पे बाल बड़े हैं तो बालों के हेल्प से उनको क्या करते हैं, खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज द मींस काइंड ऑफ फनी, और जिससे कि आपको एक माइंड में आपके एक इमेज बन पाएगा कि ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, फोर्स है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के हेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं एक विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊं, एक वीडियोज यहाँ पे मैं आपके लिए प्ले करूं, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दैट मीन्स इन सारे केसेस में आपको पुश और पुल ही दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बच्चे जो है रनिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द अर्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ पे भी क्या है, बॉल पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे भी जो भी स्केटिंग वगैरह है, जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे विदाउट फोर्स कोई भी एक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे चीजों में, इन सारे एक्शन में अगर आप देखेंगे तो फोर्स रिक्वायर्ड है। फोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट मीन्स दैट फोर्स इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फोर्स क्या है, हमारे जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। अगर आप एक बारी इमेजिन करके देखें, एक बारी सोच के देखें, तो जब आप पैदा हुए थे और टिल डेथ कोई भी ऐसा इंस्टेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा जब आप फोर्स के बिना रह पाएंगे। दैट मीन्स फोर्स इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स विदाउट दैट आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, विदाउट दैट कॉन्सेप्ट, अगर नेचर फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमारी लाइफ से निकाल रहा है, तो ऑब्वियसली आप सोच के देखें कि हमारा जो लाइफ है दैट इज नॉट पॉसिबल एग्जैक्टली। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इन सब बातों की वजह से आपको यह समझ में आ रहा होगा कि फोर्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारी लाइफ को कैसे इजी बनाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग आगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक हमें ये तो समझ में आ गया कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। और इसको मैं और एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, इसको मैं एक स्टेप और एक्सटेंड करूंगा, बट उसके पहले कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखते हैं यहां पे, कि अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन दैट केस विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना है, तो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड वी हैव टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर हमें क्या करना है, हमें उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फुटबॉल आ रहा है, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, तो जो गोलकीपर है वो विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उसको क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और उसको स्टॉप कर लिया। ओके, नेक्स्ट केस अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो आपका फील्डर है, यहाँ पे बॉल आया, विकेट कीपर है, तो क्या करता है, उसको बॉल को रोकता है, कैच करता है। दैट मीन्स उसके मोशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन स्टॉप any object, any moving object. Okay, and without application of force we cannot stop any of the object. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप ये चाहें कि विदाउट फोर्स आप उसको स्टॉप कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें कोई ना कोई फोर्स जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से मूव कर रहा है, आप बोलेंगे कि सरफेस से मूव कर रहा है, अपने आप थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया, बट वहां पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो जो इनविजिबल फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वो आपका जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस होगा, अभी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका सरफेस कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस हो तो उस केस में क्या कंडीशन होगा, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट केस में यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर कोई साइकिलिस्ट है, अगर साइकिलिंग कर रहा है, इन दैट केस अगर वो साइकिल को स्टॉप करना चाहता है, इन दैट केस दैट साइकिलिस्ट हैज टू अप्लाई अ ब्रेक इन दैट पर्टिकुलर साइकिल, और ही और सी हैज टू स्टॉप द पैडलिंग। ओके, पैडलिंग स्टॉप करेगा तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, जो आपका अर्थ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। अगर उस साइकिलिस्ट को तुरंत स्टॉप करना है, इन दैट केस that particular person has to apply a brake on that particular cycle. Okay, next case में अगर आप देखें
कि जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स में आपको क्या करना है, अगर आपको मोटर व्हीकल्स को हाई स्पीड से सडनली कोई ऑब्स्टेकल्स आया रास्ते में, अगर आपको स्टॉप करना है, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई अ ब्रेक ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर व्हीकल। ओके, तो इन दैट केस आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमें स्टॉप करना है, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट केस है, सेम है, ये दोनों आपका सेम केस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझने की जरूरत है, दोनों आपका सेम केस है, आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं, यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं, तो आपको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो आपके लिए बोल सकता हूं, दैट मीन्स अ पुश और पुल एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अभी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, अभी मैं जितना आपको बताया उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बताया, बट अभी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप वेट करें। तो फाइनल डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो वो डेफिनेशन लिखेगा। अभी के लिए ये भी सही है, ये भी डेफिनेशन गलत नहीं है, बट थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स अभी के लिए हमने क्या बोला कि अ पुश और पुल एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यही मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें उसको मूव करना है तो इधर वी हैव टू पुश और पुल, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप करना है, इधर वी हैव टू पुश और पुल। तो पुश और पुल यही दो एक्शन होगा, इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे केसेस में यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे है कि अगर कोई बॉल को कहीं पे दूर थ्रो करना है, इन दैट केस क्या होगा, मेटालिक बॉल है, आपने देखा होगा कि ये ऐसा गेम होता है, तो अगर उसको थ्रो करना है वी हैव टू अप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन रन कर रहा है, इन दैट केस ही और सी हैज टू अप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द अर्थ, तभी वो वहां से क्या है आगे मूव कर पाएंगे। और सेम केस में यहाँ पे भी है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपको बताया कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, दोनों केस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है आपके लिए। ये क्या है आपका पुलिंग है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको पुश कर किया जा रहा है, तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइप ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग ऑलरेडी आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि अगर हमने फोर्स की बात करें तो फोर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। इसको मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ये एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है कॉन्टैक्ट टाइप, दूसरा क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट टाइप में आपका क्या है, आपका मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है। मस्कुलर फोर्स लाइक अगर आपका ह्यूमन मसल्स कहीं पे यूज हो रहा है, कहीं पे लाइक ह्यूमंस जो है पुश और पुल कर रहे हैं, या अगर कोई एनिमल जो है उसका मसल्स यूज किया जा रहा है, लाइक बुलक कार्ड को पुल करने में, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह यूज किया जा रहा है, तो वहां पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक और फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, जहां पे मशीनरीज जो अगर फोर्स अप्लाई करती हैं, वो बाद की बात है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपके स्टैंडर्ड में मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ही आपके लिए आएगा। नेक्स्ट होता है आपका फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वहां पे क्या है, पुलिंग है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, और वो जो पुलिंग है, फोर्स है, वो क्या है, इनविजिबल फोर्स है, वहां पे कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट से आप क्या कर सकते हो, पुश और पुल कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। नॉर्थ साउथ होगा, अपोजिट पोल होगा, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एंड सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, इन दैट केस आपका क्या होगा, पुशिंग होगा, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे। ठीक है, तो दोनों फोर्स वहां पे हम लोग वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वहां पे कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से होता है, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेज लगते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आप देखेंगे लाइक ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ पे ग्रेविटी इनको अपनी तरफ पुल कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ये सारे जो भी है यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या होगा, आपका मस्कुलर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग देखें तो जो आपका फोर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग कहीं पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। तो अगर आप फोर्स कहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है अपनी पोजीशन चेंज ही करेगा, ये 100% कंपल्सरी नहीं है। लाइक अगर कोई वॉल है, वॉल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वॉल पे क्या है आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आप वॉल को डिस्प्लेस नहीं करा सकते। इवन आपको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस वॉल पे फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं इस केस में 1000 kg का स्टोन है, ये पर्सन क्या है फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट अकेले इसके बस की बात नहीं है उसको क्या कर पाए, मूव कर पाए, ठीक है। The application of force doesn't reflect that the position of object will 100% change. That may change or may not change. Both the case are possible. ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे क्या है एक छोटा सा बच्चा है, ये वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो पुश करने का मतलब नहीं है कि उसकी पोजीशन को चेंज करा पाएगा। इवन वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी से फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट ही कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल, ठीक है। तो application of force doesn't reflect that the position of the object will change 100%. That may or may not change. ठीक है, depending on the object कि आप फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और सेम केस में स्टॉपिंग के केस में भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, that doesn't reflect, that doesn't mean कि आपका जो फोर्स होगा वो सफिशिएंट होगा उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। दैट मे और मे नॉट, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस एग्जांपल्स हैं, उससे मैं आपको ऑब्वियसली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि लेट अस सपोज ये 1000 kg या 10,000 kg का जो स्टोन है रोल कर रहा है किसी स्लाइड पे, स्लोप पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, पहाड़ी से रोल करते हुए आ रहा है। तो आप अकेले आप फोर्स उतना नहीं अप्लाई कर पाओगे कि आप उस रोलिंग करते हुए स्टोन को आप रोक पाओ, ठीक है, उस रोल करते हुए स्टोन को आप रोक पाओ। दैट मींस दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर स्टोन। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स ये जरूरी नहीं है कि वो जिस काम के लिए लगाया जाए वो 100% वो ट्रू ही होगा, 100% सक्सेसफुल ही होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स पे, कि उस पर्टिकुलर काम के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या वो अप्लाइड है या नहीं है। अगर अप्लाइड है तो ऑब्वियसली वो काम हो जाएगा, अगर नहीं अप्लाइड है तो नहीं होगा, ठीक है। ये रियल लाइफ है, आप हर एक चीज में आप देख सकते हो, ठीक है। कोई छोटा बच्चा है, मान लो आपका 1 साल का बच्चा है, आप उसको 5 kg का लोड है, अगर आप उसको दे रहे हो तो नहीं उठा पाएगा, बट आप इजिली उसको उठा पाओगे। तो दैट डिपेंड कि उसके पास फोर्स अप्लाई करने की कितनी इंटेंसिटी है। कोई बिल्डिंग है, कोई वॉल है, आप उसको फोर्स लगाओगे नहीं डिस्प्लेस होगा, बट वहीं पे बुलडोजर आएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कितनी है फोर्स की, ठीक है। आप उस इंटेंसिटी का फोर्स अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो सारी चीजें वैलिड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 बच्चे हैं, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहां पे इन दोनों केस में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है फोर्स अप्लाई करने से, बट यहां पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही आपसे बोला कि फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डजंट रिफ्लेक्ट दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल चेंज, ठीक है। यह 100% ट्रू नहीं है, दैट मे और मे नॉट चेंज, इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये सारे एग्जाम्पल, सारे जो डायग्राम्स हैं, इससे मैं 100% श्योर हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, लाइक ये ट्रेन है, अगर ये ट्रेन रुकी हुई है तो आपका फोर्स इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा कि आप इसको मूव करा पाओ। अगर ये ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे, अगर आप चाहो कि यहाँ पे आप खड़े होके यहाँ पे इस ट्रेन को पुल करके या पुश करके कैसे भी करके इसकी पोजीशन को आप चेंज करा पाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंड करेगा कि आप फोर्स अप्लाई कहां पे कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, हाउ मच फोर्स वी हैव टू अप्लाई, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके,
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं, कार्स होते हैं, इनको अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, एक सिंगल पर्सन है न्यूट्रल करके फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मैं आपको ये सारी एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि 2 लोग मिलकर इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। दैट मीन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, in that case we can change the position of the object, but in this case and in this case and in this case we cannot change the position of the object individually, ठीक है। that required your huge amount of force required to change the position of all these 3 objects, okay। so I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, a push or pull action which may or may not change the shape and position of an object are called force. With the application of force, we can change the shape as well. ठीक है? There is a rubber band. We can apply a force and we can change the shape of an object. Okay? There is a lemon. With the application of force, we can squeeze that particular object. We can change that particular object. The shape of object we can change. So with the application of force, both the things is possible. Both the things are possible. Like we can change the shape of object as well as we can change the position object of that particular object. Okay? तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा कि we can push or pull action which may or may not change. That depend on the intensity of the pressure, intensity of the force. How much force we are applying. How much push or pull we are applying. Okay? So I hope आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं कि जो आपका फोर्स है उसकी SI यूनिट क्या होती है, वो होता है न्यूटन। जो साइंटिस्ट हैं न्यूटन, जो काफी नोन साइंटिस्ट हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो जो साइंटिस्ट न्यूटन साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे उनके कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में इतना ज्यादा था, तो उनको याद करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या कर लिया, उनके नाम पे फोर्स के यूनिट को यहाँ पे दे दिया। बट एग्जैक्टली इसका यूनिट क्या होता है उसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। एग्जैक्ट यूनिट क्या होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट SI यूनिट हम लोग क्या है, न्यूटन के फॉर्म में भी इनको याद रखते हैं। ठीक है, तभी के लिए आप याद रखिए दैट द SI यूनिट ऑफ द फोर्स दैट इज न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे जो इसका यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट, आवर्स होता है, वैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी, और यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन है फोर्स का, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। दैट a push or pull action which may or may not change the shape or position of an object is called force. ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। ये सारे जो डायग्राम्स हैं, ये इसीलिए आपके लिए मैं बताया, स्टार्टिंग में बताया कि काफी अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं, काफी इंफॉर्मेटिव डायग्राम्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने में। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं जिससे कि आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल जो डायग्राम्स हैं, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल एनिमेशंस हैं, जिससे आपके माइंड में एक कंप्लीट वीडियो, एक कंप्लीट इमेज क्रिएट हो जाए हर एक कॉन्सेप्ट को लेके। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फोर्स, कि फोर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स where direct contact is needed, and second one is non contact force, जो कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट फोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एंड सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जहां पे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वहां पे ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे हमारा क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे केसेस में सारी चीजें यहाँ पे अप्लाइड है, यहाँ पे सारा जो डेफिनेशन है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दैट अ कॉन्टैक्ट फोर्स मस्ट टच और टू बी इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट
टू कॉज चेंज। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। जहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड होगा, जहां से पुश और पुल एक्शन हो रहा है जिसके थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि पुश और पुल, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पुश और पुल कर रहे हैं, उस केस में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। जैसे किसी को धक्का देना है, आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया। डोर ओपन करना है, आपने पुल किया, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है ना वहाँ पे। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते। ये तो वही केस है, अगर आपके पास जादू है तभी कर सकते हो, जादू से किसी को धक्का दे दो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो सारी चीजें एक तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो ये इसको बोलना और समझना दोनों यहाँ पे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है लाइक डोर को ओपन और क्लोज करना, कोई ड्रॉअर है, ड्रॉअर को ओपन और क्लोज करना, ठीक है। इन सब में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। क्लियर, खाना खा रहे हैं वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। बस में चढ़ रहे हैं, ठीक है, बस में जा रहे हैं कहीं पे, वॉक कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। किसी को पुल कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर, उस केस में भी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। तो सारे जो केसेस हैं वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है वहां पे। तो फोर्स, द फोर्स ऑन द विंड टू टर्न द विंड मिल, यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। एयर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा ना विंग्स के, अगर एयर नहीं है तो वहां पे क्या होगा, विंड मिल ऑपरेट नहीं होगा, तो वहां पे भी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। फोर्स जो एयर है वो रिस्पॉन्सिबल है विंड मिल को चलाने के लिए, तो वहां पे क्या है, एयर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल, और फ्रिक्शन आपको बताया मैंने क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बोलूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे आपका क्या है, डायरेक्ट फिजिकल टच, नॉट हैव अ फिजिकल टच, फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, अगर आप जंप करके ऊपर जाएं या किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि एप्पल है, एप्पल डिटैच हुआ आपकी ट्री से तो क्या होगा, नीचे ही आया, तो वहां पे कोई तो फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, कोई पुलिंग या पुशिंग करने वाला नहीं है, बट आपका जो एप्पल है वो क्या है, नीचे आ रहा है। ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया हाइट से, वो क्या है, नीचे आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के केस में हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटी ही है, तो उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे आपका है मून और अर्थ के बीच में भी जो ग्रेविटी लगता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया जितना आपको समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है लाइक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो फोर्स लगता है, ठीक है। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये एक्सपेरिमेंट है कि पेन को आप लो, हेयर से काफ़ी देर तक रबिंग करो, ठीक है, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लो, आप ले जाओगे पास, तो क्या होगा वहाँ पे, वो अट्रैक्ट होगा। तो विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक काइंड ऑफ फोर्स भी नहीं है, कोई भी मैग्नेट भी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उसको हम लोग उस फोर्स को बोलते हैं जिसकी वजह से वो जो छोटा पार्टिकल जो है आपका कागज का जो टुकड़ा है, जो पेपर का जो टुकड़ा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है। दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। एंड नेक्स्ट आपका काफी पॉपुलर है मैग्नेटिक फोर्स, सभी लोग यूज किए हैं मैग्नेट, वहां पे भी क्या है, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। दैट काइंड ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और ऐसे ही काफी एनिमेशन, उसमें और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उसमें और भी ज्यादा कंप्लीट जो आपके डायग्राम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स को मैंने कलेक्ट किया है और उसको वहाँ पे हमने अटैच किया, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट जो फिजिक्स है ऐसा लगे कि ये तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको तो हमें समझना ही है, बर्डन ना लगे। इसलिए मैंने ऐसे एनिमेशंस और ऐसे वीडियोस और इमेज को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।